आज फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को पता है, आज भारत देश कोरोना जैसी विकट महामारी से गुजर रहा है। जब देश में इस प्रकार के हालात हो, तब इन विकट परिस्थितियों में इस महामारी से किस प्रकार लड़ा जाए, भारत देश की किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार का भारत आर्थिक पैकेज दे, देश की राजकोषीय नीति किस प्रकार की होनी चाहिए, आज थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि भारत देश की राजकोषीय नीति किस प्रकार की हो, किस प्रकार देश तीव्र गति से आगे बढ़े, कोई आर्थिक समस्या देश में नहीं आए। इस प्रकार की राजनीतिक, इस प्रकार की राजकोषीय नीति के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ संसाधनों की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। संसाधन यहाँ भरपूर है, लेकिन संसाधनों का अनुकूलतम मात्रा में दोहन नहीं हो पाता है। इसलिए भारत गरीब है, आर्थिक रूप से गरीब है। इस समय में राजकोषीय नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन डाटा के साथ, इस डायग्राम के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। इस रेखा चित्र में क्लियर कट आप देख सकते हो कि भारत देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हो 95 से लेके 2010, जब वो समय था जब जिस समय देश में, पूरे दुनिया में आर्थिक रूप से महामारी थी, सब प्राइम क्राइसिस के दौर में दुनिया गुजर रही थी, उस दौर में भी भारत आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुआ। कारण यह था कि भारत की कुल जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा था वो 6.5% से भी ज्यादा था। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा का एक सामान्य भाषा में मीनिंग इतना है कि भारत सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्च करती है। जब आय से ज्यादा सरकार खर्च करती है तो उसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है। और राजकोषीय घाटा जब जीडीपी का ज्यादा होता है, इसका मतलब है सरकार का खर्च अथाह है, आय कम है, इसलिए राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है। जब राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.5% है, अर्थात तेज गति से जब आगे बढ़ता है, तब सरकार के हाथ खुलते हैं, सरकार अधिक से अधिक खर्च करती है, सरकार अधिक से अधिक राहत पैकेज देती है, सरकार अधिक से अधिक स्टिमुलस पैकेज देती है, ताकि अधिक से अधिक लोगों के हाथ में पैसा जाए, लोग अधिक से अधिक खर्च करें। लोग अधिक से अधिक खर्च करेंगे तब अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं का निर्माण होगा, उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, फिर देश में जीडीपी बढ़ेगी, वापस देश इस प्रकार की आर्थिक विकट स्थिति से दूर हो सकता है यदि राजकोषीय घाटा तेज गति से बढ़ना चाहिए इन दोनों में। लेकिन मैं आप डेटा में देख सकते हो कि अब राजकोषीय घाटा केवल जीडीपी का 3% है, अर्थात सरकार ने अपने हाथ खुद के बांध दिए। सरकार अधिक उधार नहीं ले रही है, सरकार ज्यादा खर्च नहीं कर रही है। ये क्योंकि ये नीति आयोग और कुछ आईएएस बैठे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि देश को ज्यादा राजकोषीय घाटा अधिक नहीं होना चाहिए। राजकोषीय घाटा यदि अधिक होता है तो भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि भारत देश 100 रुपए रिजर्व बैंक से उधार लेके स्वायत्त खर्च के तौर पे खर्च करता है। उदाहरण के तौर पे यदि भारत सरकार 100 रुपए रिजर्व बैंक से उधार लेके और उसको किसी बच्चे को स्कॉलरशिप के रूप में दे देता है, तो उस बच्चा 100 रुपए से क्या करेगा? सामान्य कोई भी व्यक्ति समझ सकता है वो 100 रुपए से क्या करेगा। वो 100 रुपए से
100 रुपए की यदि वो स्टेशनरी की दुकान से सपोज किताब खरीद लेता है, तो इसका मतलब फर्स्ट राउंड में 100 रुपए ने क्या खरीदा, किताब खरीदी, इसका मतलब ये हुआ कि देश की इनकम 100 रुपए बढ़ गई। अब वो दुकानदार, स्टेशनरी वाली दुकान वाला दुकानदार 100 रुपए अपने पास नहीं रखेगा, उसमें से कुछ रुपए 10 रुपए अपने जेब में रखेगा, सेविंग करेगा, बाकी 90 रुपए की वो क्या करेगा, सब्जी खरीद लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे दौर में वही 100 रुपए, पहले दौर में देश की इनकम 100 रुपए बढ़ी, दूसरे राउंड में वही देश की इनकम 90 रुपए बढ़ी, तो कुल देश की इनकम कितनी बढ़ गई, 190। तीसरे राउंड में क्या होगा, आप समझने का इसको प्रयास कीजिए कि वो सब्जी वाला 90 रुपए अपने जेब में नहीं रखेगा, वो उसमें से 9 रुपए अपने जेब में रखेगा। मान के चलते हैं कि एमपीसी 10% है, अर्थात जो सेविंग है वो 10% है, और एमपीसी 90% है या 0.9 है। वो सब्जी वाला 81 रुपए की हम मान के चल रहे हैं कि वो चीनी खरीद लेता है, शक्कर खरीद लेता है, तो तीसरे राउंड में देश की इनकम 81 रुपए बढ़ गई। तो वो 100 रुपए क्या करता है, 100 रुपए जो स्वायत्त खर्च भारत सरकार करती है, वो 100 रुपए कई स्टेप से गुजरता है और देश की इनकम अंत में 1000 रुपए के बराबर बढ़ जाती है यदि एमपीसी 0.9%, अर्थात उसने 100 रुपए में 100 रुपए देश में 1000 रुपए का काम किया, देश की आय 1000 रुपए बढ़ गई। यदि देश की आय 1000 रुपए बढ़ती है तो अपन मान के चल रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों मिला के देश का 15% है, तो सरकार के पास उस 1000 रुपए में से 15 रुपए वापस आ जाए, 1000 रुपए में से 150 रुपए वापस आ जाएंगे। तो आज सरकार का खर्चा 100 रुपए बढ़ने पर सरकार का घाटा 100 रुपए बढ़ेगा, लेकिन कल सरकार की इनकम 150 रुपए बढ़ जाएगी, तो क्या सरकार को नुकसान हुआ, नहीं हुआ, सरकार को फायदा ही है इससे। इसलिए जब कभी भी राजकोषीय घाटा देश का बढ़ता है तब देश की इनकम तेज गति से बढ़ने लगती है। सरकार का करारोपण मतलब कर संग्रहण, कर के द्वारा लोगों से आय भी तेज गति से बढ़ने लगती है, तो सरकार अंततः जीत में रहती है, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ने लगता है, देश में कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए वर्तमान समय में भारत जैसे विकासशील देशों में जहां किसी प्रकार के कोई संसाधनों की कमी नहीं है, उस देश में अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च करेंगे तो देश की जीडीपी तेज गति से बढ़ने आज ये हो सकता है कि देश में राजकोषीय घाटा बढ़ जाए, बढ़ने दो ना राजकोषीय घाटा, उसको 9% तक जाने दो, 8 से 9% तक जाने दो, कोई समस्या नहीं आने वाली है। सारे केन्सियन अर्थशास्त्री ये मान के चलते हैं कि इस समय में यदि राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो डॉन फिशर और बड़े बड़े सारे केन्सियन अर्थशास्त्री ये मान के चल रहे हैं कि देश में गुणक प्रणाली के द्वारा देश की जीडीपी तेज गति से बढ़ेगी, जीडीपी तेज गति से बढ़ेगी तो देश का कर संग्रहण भी तेज गति से बढ़ने लगेगा, देश आगे बढ़ने लगेगा, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो ये नीति आयोग और अन्य बैठे हुए संस्थाओं के जो प्रधान बैठे उनको समझना चाहिए कि इस समय देश में जीडीपी घाटा कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। सभी को पता है कि भारत सरकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राजकोषीय नीति और फिस्कल नीति एक ट्रेन की पटरियों की तरह सम्मान एक दिशा में चलने वाली होती है। तो हमारी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि सरकार अधिक से अधिक दीर्घकाल के बॉन्ड जारी करके रिजर्व बैंक से उधार ले और अल्पकाल के लिए ट्रेजरी बिल और अन्य प्रकार के व्यवस्था के द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक उधार ले। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के हाथ खुलेंगे, सरकार का खर्च भी तेज गति से बढ़ने लगेगा, सरकार के खर्च तेज गति से बढ़ने लगेगा, देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ने लगेगी, कोई किसी प्रकार की समस्या आने की संभावना नहीं है। मैं वापस एक संक्षिप्त में इस चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा और समझाने का आपको प्रयास करता हूं। होगा क्या, मैंने ये चित्र हाथ से बनाया है, ये समझाने का प्रयास किया है कि आप समझ सकते हो कि वाई स्टार क्या है अपने आप में। एक तरफ वाई है, वाई मतलब देश की आय है, देश की जीडीपी है, और एक तरफ क्या है, औसत कीमतें हैं। दो प्रकार के वक्र आप समझने का प्रयास कर सकते हो। एक प्रकार देश का समस्त पूर्ति वक्र है, एस कर्व है, एस कर्व का मतलब ये सीधा एस कर्व है। इस प्रकार के एस कर्व को कीन्सियन एस कर्व बोलते हैं, अर्थात देश में उत्पादन तेज गति से बढ़ सकता है या कोई किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है। इसलिए हमारा जो एस वक्र है ये सीधा सोता हुआ एस वक्र है। एक तरफ मैंने ये बताया आपको वाई स्टार का मतलब है ये पोटेंशियल आउटपुट है, मतलब इतना उत्पादन हम कर सकते हैं, हमारे पास अथाह संसाधन है, हम इतना उत्पादन हम कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता अथाह है, लेकिन हम उत्पादन अभी कितना कर रहे हैं, Y1 के बराबर हम उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड AD1 है, देश के अंदर डिमांड इतनी कम है कि संतुलन इस बिंदु पर हो रहा है और देश के अंदर उत्पादन Y1 हो रहा है। इसलिए देश में गरीबी, इसमें देश में थोड़ी हालत खराब है,
कि हमारा देश का उत्पादन अभी कम है, इसको एक्चुअल आउटपुट बोलते हैं। Y1 एक्चुअल आउटपुट है, अभी उत्पादन इतना है। क्षमता Y स्टार के बराबर है, हमारे पास अथाह क्षमता है, हम बहुत अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यदि बहुत अधिक उत्पादन होगा तो अधिक वस्तु और सेवाओं का निर्माण होगा, अधिक कंपनियां लगेगी, अधिक से अधिक देश के लोगों की GDP बढ़ेगी, देश के लोगों की आय भी अधिक होगी, खुशहाल भारत होगा। लेकिन समस्या यह है कि हमें उत्पादन Y1 पे कर रहे हैं, एडी इतना है, मांग इतनी कम है, एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व मतलब मांग वक्र, मांग कम है, इसलिए उत्पादन Y1 है। अब हम चाहते हैं कि हमारा उत्पादन तेज गति से बढ़े। यदि उत्पादन तेज गति से बढ़ने लगेगा, वो कब बढ़ेगा? तभी बढ़ेगा जब मांग में तेज गति से परिवर्तन हो। मांग कैसे बढ़ेगा? मैंने आपको बताया था, सरकार अपना राजकोषीय घाटा बढ़ाए। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको 3% से 4%, 5%, 6, 7, 8% तक जाए तो इसमें अभी वर्तमान में कमी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का अधिक से अधिक यदि अभी राजकोषीय घाटा बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो हमारा एडी वक्र AD1 से AD2 पे जाएगा, AD3 पे धीरे 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 धीरे। यदि सरकार अधिक से अधिक उधार लेगी, आम जनता को देगी, जनता अधिक से अधिक खर्च करेगी, तो स्वायत्त खर्च करने से हमारा जो औसत मांग वक्र है, एडी वक्र है, वो तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा और आगे बढ़ते बढ़ते अंततः हम अपन पोटेंशियल आउटपुट पर जा सकते हैं, क्योंकि मांग बढ़ने पर उत्पादन भी बढ़ने लगता है। किसी प्रकार की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत अभी कीन्सियन मॉडल के दौर में गुजर रहा है, जहां मांग की कमी है, मांग की कमी होने से उत्पादन कम है। यदि उत्पादन तेज गति से हम बढ़ाना चाह रहे हैं, देश की GDP बढ़ाना चाह रहे हैं, आय बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सरकार को अपना राजकोषीय घाटा भी बढ़ाना होगा, और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, देश अपने आप तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा। धन्यवाद।